सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजी सेमेस्टर 4 के लिए CC8 पेपर CC8 के विषय में आज एक टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे, ये दोनों युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये दोनों युद्ध इस वीडियो में संभव होगा तो ठीक है, नहीं तो अगले का क्लास का वीडियो में हम आंग्ल और मराठा युद्ध के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको पता है कि बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ विजय का पताका फहरा दिया। अब वह धीरे धीरे अन्य इसी प्रकार का क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करने लगा, क्योंकि उसकी मनोबल बढ़ गई। 1757 में प्लासी के युद्ध में वो बंगाल के नवाब को पराजित कर दिए। बक्सर के युद्ध में दिल्ली के बादशाह यानी मुगल का बादशाह अवध के और बंगाल के नवाब को पराजित कर दिए। अब उसकी नज़र मैसूर, अब उसकी नज़र मराठों पर पड़ने लगी और वैसे क्षेत्रों को भी वह चाहने लगा कि हमारे गिरफ्त में हो। और इसी के क्रम में यानी उसकी नज़र जब मैसूर पर पड़ी तो उसको प्राप्त करने के लिए जो युद्ध हुए आंग्ल और मैसूर के बीच, इसी को हम लोग आंग्ल मैसूर वार कहते हैं, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपका मैसूर और आंग्ल मतलब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आप बोल सकते हैं, उसके बीच युद्ध जो हुई उसके विषय में अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन से युद्ध हुए और किनको किस युद्ध में सफलता मिली। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। जिस प्रकार हैदर अली की शक्ति और महत्वाकांक्षी निरंतर बढ़ रही थी, उससे ब्रिटिश साम्राज्य का सशंकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि हैदर अली की शक्ति जो है धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ रही थी और जिसके वजह से अंग्रेज सचेत हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर सता रहा था। वास्तव में अंग्रेजों द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप के कई कारण थे, यानी अंग्रेजों ने मैसूर पर हस्तक्षेप किया। इसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं थे, बल्कि इसके पीछे अनेक कारण जिम्मेवार थे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। सबसे महत्वपूर्ण कारण इकोनॉमी था, आर्थिक था। मैसूर की अवस्थिति
अन्य देशों से व्यापार करने के लिए अत्यंत लाभकारी थी। आज आप देखे होंगे मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो उसकी स्थिति ऐसी थी, भौगोलिक कंडीशन ऐसा था कि व्यापार करने के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त जगह था, क्योंकि यह मालाबार तट पर अवस्थित था और तट के लाभकारी व्यापार पर इसका पूरा नियंत्रण था। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के लिए आई थी, लाभ लेने के लिए आ रही थी। यहां कोई रिलेशन और संबंध जोड़ने के लिए नहीं आई थी। इथिकल क्या करता है, इथिकल वैल्यू क्या है, वो कुछ नहीं जानता था। वो चाहता था कि भैया मेरा कंपनी का विकास हो, हमें आर्थिक लाभ हो, इसके लिए जो भी हो सकता था, षड्यंत्र हो, फूट हो, झूठ हो, सबका सहारा लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता था, ज्यादा से धन प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए उसकी नजर मैसूर पर थी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण जगह था। व्यापारिक दृष्टिकोण से मालाबार तट पर स्थित था। अंग्रेजों के व्यापार संबंधी हित के अलावा मैसूर राज्य से मद्रास को भी खतरा था, यानी मैसूर राज्य से मद्रास पर भी खतरा मंडरा रहा था। इसके वजह से मैसूर से निपटना अति आवश्यक था। इसके अलावा मैसूर फ्रांसीसी संबंध को भी अंग्रेज संदेह की दृष्टि से देखता था। मैसूर और फ्रांस के बीच अच्छा संबंध था। वहां से कितने तकनीक को यहां पर अडॉप्ट किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था। तो जब मैसूर और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संबंध बढ़ रहे थे, तो अंग्रेज इसको संदेह पूर्वक देखता था। उसको लगता था कि शायद यह संबंध हमारे लिए एक दिन खतरे की घंटी बजा देगा। इसीलिए क्यों न क्यों वो जो बीज हमारी दुश्मनी का हो रही है, हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, उससे जितना जल्द हो सके निपट लिया जाए। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की रीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप दोनों शक्तियों के मध्य 4 युद्ध हुए। दिस वार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस क्वेश्चन विल आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन युद्धों को कब कब लड़ा गया, इसका ईस्वी कब था, और किन युद्धों में किनकी विजय हुई, किनकी पराजय हुई, इसके बाद कौन संधियां हुई, कौन युद्ध के बाद कौन संधियां हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपना कॉपी पेन लेकर रखिए और जो जो बताते हैं उसको एकदम नोट करते जाइए। फिर देखिए आपका एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। आगे बात करते हैं। देखते हैं हम लोग 4 युद्ध कब कौन हुए, कब हुए। तो प्रथम युद्ध जो हुआ उसका टाइमिंग पीरियड है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी। टाइमिंग इसको लिख लीजिएगा। प्रथम युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी। दूसरा लिखिए द्वितीय युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी। तृतीय युद्ध लिखिए थर्ड वार 1790 से लेकर 1792 ईस्वी। चौथा युद्ध लिखिए 1799 ईस्वी। रिपीट अगेन। प्रथम युद्ध 1767 से लेकर
1769 ईस्वी। द्वितीय युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी। तृतीय युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी। चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी। ये आपका रहा युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब लड़ा गया। अब हम लोग प्रत्येक युद्ध को डिटेल अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ताकि इसका समझ हम लोग को मिल सके, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को डेवलप हो सके। हम लोग शुरू करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1769 से लेकर 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। बंगाल में आसानी से मिली जीत से उत्साहित अंग्रेजों ने 1776 में हैदराबाद के निजाम से संधि कर ली। देखिए इसका कैसा बैकग्राउंड बन रहा है युद्ध का, जिससे कंपनी ने उत्तरी सरकार के बदले निजाम को हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। यानी निजाम को अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। हैदर अली को पहले ही अराकाट तथा मराठों से प्रदेश के मामलों में झगड़ा था। यानी हैदर अली को पहले ही अरकाट तथा मराठों से प्रदेश के मामलों में झगड़ा था। शीघ्र ही हैदर अली ने देखा कि उसके विरुद्ध निजाम, मराठा तथा कर्नाटक के नवाब का सम्मिलित मोर्चा बन गया है। तीनों इसके विरुद्ध में हो गए हैं। हैदर अली ने कूटनीति का काम किया। उसने मराठा को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। देखिए कैसे अपनी ओर इसको मिला लिया। ठीक है। और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। यानी आपस में मिलकर के फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। 1.5 वर्ष के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध बाजी उलट दी और मद्रास को घेर लिया। किसको घेर लिया? मद्रास को घेर लिया। भयभीत हुए अंग्रेजों ने उससे एक तिरस्कारपूर्ण संधि कर ली। कब कर ली भाई? 4 अप्रैल 1769 को संधि कर ली अंग्रेजों के ने हैदर अली के साथ। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने जीते गए भूभाग को लौटा दिए। जो जीते थे उस भाग को लौटा दिए। और अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि कर ली। ध्यान रखिएगा, ये संधि बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको माइंड में रखिएगा। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को जो है सो मद्रास की संधि की। संधि की शर्तों के अनुसार यह एक प्रतिरक्षणात्मक संधि थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस किया, परंतु हैदर अली ने करूर के क्षेत्र को वापस नहीं किया। अंग्रेजों ने हैदर अली पर किसी अन्य द्वारा आक्रमण के समय रक्षा करने का वादा किया। यानी अंग्रेजों ने बोला कि भैया देखो हैदर अली, तुम पर कोई यदि बाह्य आक्रमण करता है तो हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। ये किसने बोला? अंग्रेजों ने हैदर अली को आश्वासन दिया। तो देखे मद्रास की संधि हुई इसी में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड आंग्ल मैसूर वार, है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसका टाइमिंग पीरियड है 1780 से लेकर 84 ईस्वी। यानी 1780 में युद्ध शुरू होता है और 84 तक चलता है। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से
1784 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया और 1770 ईस्वी में हैदर अली को समझौता के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी जब मराठों ने उसे आक्रमण किया। हाँ न तो यानी जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। यानी देखिए, इसके पहले ने अंग्रेजों ने हैदर अली को आश्वासन दिया था ना कि आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम आपको मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर मराठों ने जब इस पर कोई आक्रमण किया तो उसको अंग्रेजों ने मदद नहीं दिया। तो हैदर अली को लगा भैया इसने तो हमको मेरे साथ क्या किया, विश्वासघात किया। और अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज सीमाओं के अंतर्गत माहे की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। आगे है 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान के ऊपर आ गया। यानी भैया देखो कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका कार्यभार जो है उसके पुत्र टीपू सुल्तान के ऊपर आ गया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा परंतु दोनों पक्षी निश्चित विजय नहीं प्राप्त कर सके। आगे है, अंत में दोनों पक्षों ने संधि करना ही उचित समझा और मार्च 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा मार्च 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए, प्रांत लौटा दिए। युद्ध का यह दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा। अब हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका टाइमिंग पीरियड है 1790 से लेकर 1792। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की परंपरा के अनुकूल अंग्रेजों ने इस संधि को आने वाले आक्रमण के लिए केवल एक अल्पकालिक विराम ही माना। आगे है, यद्यपि 1784 में पीट्स इंडिया अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी कोई नया प्रदेश जीतने का प्रयत्न नहीं करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। बहुत बार पीसीएस की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में इसको पूछा गया है। पीट्स इंडिया एक्ट है ना, जो 1784 में आया था, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अब जो है सो कंपनी कोई नया प्रदेश जीतने का प्रयास नहीं करेगी। फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बनाया, ने ट्रिपल अलायंस जो है सो बनाने का काम किया टीपू के खिलाफ में। कॉर्नवालिस ने एक बड़ी सेना की सहायता से टीपू पर आक्रमण कर दिया और वेलोर तथा अंबूर से होता हुआ वह मंगलोर पर चढ़ गया, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया तथा श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। देखिए विद्यार्थी जी, आप जब इसको पढ़िएगा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आप श्रीरंगपट्टनम की संधि को नहीं भूलिएगा, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ही जो है सो ये युद्ध थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब देखिए इस संधि में हुआ क्या। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। आधा भाग देना पड़ा भैया। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामल, डिंडगुल तथा मालाबार मिला तथा मराठों को
तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपये सुध क्षति के रूप में देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया जो क्षति हुआ उसकी भरपाई करने के लिए देना पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, जो लड़ा गया था 1799 में। अब हम लोग देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का एकमात्र सार यह थी, यानी यह था कि युद्ध करो, युद्ध कीजिए, फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति का नीति अपनाओ। युद्ध भी करो और संधि करो, शांति का नीति अपनाओ। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया, आपको पता है ना, जिन्होंने सहायक संधि लाया था, है ना, सब्सिडरी अलायंस। तो अब बहुत बार पूछा गया है कि सहायक संधि का प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली आए जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, साम्राज्यवादी था। वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश कंपनी का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने सहायक संधि के माध्यम से कई प्रदेशों को कंपनी के शासन में मिला लिया। उस समय नेपोलियन का भय समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। ऐसी परिस्थिति शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि या तो टीपू को तुरंत समाप्त कर दो अथवा तुरंत अपने अधीन कर लो। सब कहना था कि भैया इसको पूरा तरह जड़ से समाप्त कर दो, चाहे जो है उसके साम्राज्य को अपने अधीन कर लो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सहायक संधि का मार्ग अपनाया। उसने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है तथा अरब, अफगानिस्तान के जमान शाह, कुस्तुनिया, मॉरिशस में फ्रांसीसी अधिकारियों तथा वर्साय के डायरेक्टरी इत्यादि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा है। उसने आरोप लगाए टीपू पर, तुमने ऐसा कर रहा है, तुमने षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहा है, तुम फ्रांसीसी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हो, ऐसा करके उस पर आरोप लगाया। युद्ध करने का बहाना ढूंढा। 2 घमासान युद्धों में टीपू की पराजय हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। चतुर्थ मैसूर युद्ध की समाप्ति पर मैसूर का संपूर्ण राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। यानी जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है तो संपूर्ण मैसूर जो है सो राज्य जो है अंग्रेजों के गिरफ्त में आ जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें, इतना युद्ध हुआ, 4 गो युद्ध हुए, आखिर टीपू सुल्तान की पराजय का कारण क्या था, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो अंग्रेजों के मुकाबले टीपू के संसाधन सीमित थे, यानी अंग्रेजों के मुकाबले जो टीपू के संसाधन थे वो लिमिट था। अरे भैया युद्ध में क्या चाहिए, आधुनिक अस्त्र शस्त्र चाहिए, अच्छा उच्च कोटि का सेना चाहिए, तो उतना ज्यादा उच्च कोटि के नहीं थे, सीमित संसाधन थे। यही उसकी पराजय का कारण है। पहला पॉइंट, भारत की 2 अन्य शक्तियों हैदराबाद और मराठों ने टीपू सुल्तान की अपेक्षा अंग्रेजों को अपना सहयोग दिया। अने देखो भैया, भारत का ही राज्य था, हैदराबाद, मराठा, उसको सहयोग यहाँ के राज्य को देना चाहिए था, मैसूर को, लेकिन जस्ट उल्टा किया। उसने अंग्रेजों का सहयोग दिया टीपू के खिलाफ में। तो ये वीक पॉइंट रहा टीपू की पराजय के लिए। आगे है, अंग्रेजों की कूटनीति और टीपू का घुड़सवार सेना की अपेक्षा भी पराजय का कारण बनी। अंग्रेजों की कूटनीति जो थी और टीपू द्वारा घुड़सवार सेना की उपेक्षा, यानी घुड़सवार सेना का उन्होंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया, उपेक्षा कर दिया, उसकी पराजय के कारण बनी। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 4 के लिए
पेपर नंबर सीसी यानी आपका CC8 के विषय में जो चर्चा किए उसका टॉपिक था आंग्ल मैसूर युद्ध। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप आंग्ल और मैसूर के बीच रिलेशंस को भी आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो सिलेबस में मेंशन है कि अंग्रेजों का प्रभाव बंगाल में, मैसूर में, मराठा क्षेत्र में। तो देखिए, एक तरफ मैं देखता हूं बंगाल में तो प्लासी का युद्ध ने द्वार खोल दिया, बक्सर ने उसको पूरी तरह मोहर लगा दिया। और जब हम मैसूर की ओर बढ़ते हैं कि मैसूर के साथ उसका क्या रिलेशन था, तो देखने का प्रयास किए कि जब तक हैदर अली मजबूत रहा तो उन्होंने अपनी कूटनीति के साथ, सूझबूझ के साथ अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दिया। देखे कि पहले युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, उसी में मद्रास की संधि हुई थी। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, अच्छी घुड़सवार सेना थी। और दूसरी बात है कि यहां पर एकता की कमी थी भारत में, क्योंकि मैसूर को उसको सहयोग करने वाला नहीं मिल रहा था, उसको अंग्रेज फोड़ दे रहा था, अपने में मिलाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से मैसूर अकेला पड़ गया। और जब 82 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र उसकी जगह पर राजगद्दी प्राप्त करते हैं, शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान भी बहुत प्रयास करता है, उच्च कोटि की सैन्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके बावजूद भी अंग्रेज के सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि द्वितीय युद्ध में भी पराजय झेलना पड़ता है। तृतीय युद्ध में भी, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और यहां तक कि बहुत बड़ी बड़ी संधि इस पर लाद करके संधि होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें आधे प्रदेश तो उसको दे देना पड़ता है, हर्जाने के रूप में करोड़ रुपया धन देने की बात होती है। तो स्वाभाविक है खजाना भी तो खाली होगा, इतना ज्यादा हर्जाना देगा, युद्ध करेंगे, आर्थिक तो काफी क्षति होगा। और आगे चल करके जब वेलेजली यहां पर आता है गवर्नर बनकर, तो वह एक साम्राज्यवादी प्रकृति का व्यक्ति था। वो चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी विकास हो, उसका फैलाव हो, साम्राज्य आगे बढ़े, अंग्रेजों का प्रभुत्व हो। साथ ही साथ उस पीरियड में नेपोलियन का भी काफी भय था। उसको लगता था कि यदि यहां पर हम भारत में अपना विस्तार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नेपोलियन का प्रभाव यहां पर भी हो जाए, यहां से भी मेरा बोरा बिस्तर बंद हो जाए। इसीलिए वो लगा था कि कंपनी का इतना यहां विस्तार हम कर दें कि यहां से हमको उठाकर फेंकने वाला कोई न हो। इसीलिए हर एक क्षेत्र में वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। और जब 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें टीपू सुल्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद पूरी तरह से मैसूर जो है अंग्रेजों के गिरफ्त में चला जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज बहुत संक्षिप्त तरीके से हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश किए उन तथ्यों को
जानने का, जो आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने के लिए आवश्यक थे। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।